कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। नमस्कार, किताबनामा के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जयश्री सेठी। समकालीन हिंदी साहित्य में नारी विमर्श पर चर्चा हो, उसकी छटपटाहट या कुंठा हो, या यथार्थ के धरातल पर स्त्री के प्रति वैमनस्य को अगर उभारना हो तो एक नाम सामने आता है और वो है गीता श्री, जानी मानी पत्रकार, कहानीकार और कवित्री। आप आउटलुक हिंदी पत्रिका की सहायक संपादिका रही हैं। आपकी 11 किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें लेख हैं, काव्य संग्रह हैं और कहानियां हैं। और वर्तमान में आप महिलाओं की पत्रिका बिंदिया की संपादिका हैं और आज हमारे स्टूडियो में हैं और हम चर्चा करने जा रहे हैं इनकी लेखनी पर। गीता श्री, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री विमर्श और हिंदी साहित्य, कितना कुछ लिखा जा चुका है और कितना कुछ लिखा जाना बाकी है? देखिए, स्त्री विमर्श के लेखन की शुरुआत भारत में बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो रिसर्च हो रहा है, बाला बोधनी, स्त्री सुबोधनी और स्फुरना देवी की आत्मकथा को पढ़ने के बाद जो नए रिसर्च में एक नैया लड़की है, नई बिल्कुल, उसने रिसर्च किया है, तो उससे पता चलता है कि 1928 से ही जब इंडिया में मताधिकार के लिए औरतें लड़ रही थी सरोजनी नायडू के नेतृत्व में, जब बहुत सारे विरोध हुए कि इनको मताधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो उस दौरान जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, उस दौरान ये कुछ उपन्यास और राइटअप लिखे गए जो स्त्रियों के विमर्श और उनकी लड़ाई की बात करते हैं। वो ओझल था, हमारी आंखों से ओझल था। स्त्री विमर्श को लेकर इतिहास बहुत अन्याय कर चुका है हमारे साथ। अच्छा। मतलब स्त्री लेखन के प्रति और स्त्रियों की लड़ाई के प्रति हिस्ट्री अंधा है। हिस्ट्री ने हमें कभी भी अपने साथ शामिल नहीं किया। तो जो इतिहास का अन्याय था हमारे साथ, जो ऐतिहासिक अन्याय, उसका इस समय आप देखेंगे उसका पोस्टर फट चुका है। अच्छा। और स्त्रियां बहुत मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में लेखन में आई हैं और इस समय बहुत लिखा जा चुका है और मुझे लगता है कि अभी और लिखे जाने की ज़रूरत है। वो तब तक किसी भी क्रांति में पोस्टर और स्लोगन की ज़रूरत तब तक ज़्यादा होती है जब तक कि आप उसको अंजाम तक न पहुँचा दे। तो अभी महिलाओं के साथ, भारतीय महिलाओं के साथ गैर बराबरी ख़त्म नहीं हुआ सोसाइटी में। उनके साथ उनको फैसले की भागीदारी नहीं दी जा रही है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है। आर्थिक असमानता की सबसे ज्यादा शिकार वो है, उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं है, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो या दफ्तर में हो। तो जब तक ये गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, हमारा स्त्री विमर्श चलता रहेगा और इसकी जरूरत आगे भी हमारी नई पीढ़ी को भी इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा। यानी कि बातचीत इस पर तब तक होती रहेगी और आप जैसी लेखिकाएं लिखती रहेंगी। जी। आपका पत्रकारिता का बैकग्राउंड है, क्या यही वजह रही कि आपने सामाजिक मुद्दों को अपनी लेखनी में उकेरा? देखिए, मैं एक स्त्री हूँ और मेरा लालन पालन बचपन हर औरत का एक बंद माहौल में होता है, वो खासकर मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास में। तो वो एक विद्रोह के बीच कहीं ना कहीं भीतर में पड़ जाते हैं। तो जब आप खुद मुख्तार होते हैं, अपना मालिक जब खुद होने की हैसियत होती है, तब आप उसके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। हाँ। जब मुझ में इतनी चेतना आई कि मैं स्त्री होने के नाते कहाँ कहाँ अवसरों से वंचित कर दी गई, जिसकी मैं हकदार थी वो मुझे नहीं मिला, तो वो भीतर भीतर कहीं पकता चला गया नासूर। अब वो स्त्री के मन में जो गैर बराबरी है ना, वो घाव की तरह टबकती है। तो वो मेरी चेतना में, अब जर्नलिस्ट बनी। हाँ। तो जाहिर है कि यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग मीडिया है, पूरा का पूरा मीडिया मेल डोमिनेटिंग है, जैसे लिटरेचर वर्ल्ड पूरा का पूरा मेल डोमिनेटिंग है। मैंने पिछले 22 साल मीडिया को दिए हैं और एक्टिव जर्नलिज्म में, और हर तरह के बीट में काम किया है, हर तरह की मैगजीन अखबारों में काम किया है। मैंने एक औरत होने के नाते बहुत भुगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके संपादक ने आपसे कहा नहीं तुम लाइफस्टाइल पे लिखो, तुम फैशन पे लिखो, बिल्कुल, ब्यूटी पर लिखो? आप
क्या बताऊं, मैं तो मीडिया पे किताब लिख रही हूँ। स्टार्टिंग में आज भी यही दौर जारी है। जो मेल एडिटर्स हैं उनके पास लड़कियां आती हैं, तो वो उनको कहते हैं तुम कला संस्कृति पे करो, फिल्म पे करो, तुम वीमेन इश्यूज पे करो। औरत है तो औरत इश्यूज पे, अच्छी बात है, औरतों पे अच्छा लिख सकती हैं, लेकिन क्या औरतें पॉलिटिक्स पे नहीं लिख सकती? औरतें किसी इकोनॉमिक्स पे नहीं लिख सकती, स्पोर्ट्स पे नहीं लिख सकती? लेकिन नहीं, आप उनकी काबिलियत पे उतना भरोसा ही नहीं करते। हमारे स्टार्टिंग में भी जब मैंने शुरुआत की तो मुझे इन्हीं सब चीज़ों से गुजरना पड़ा। तो आपके जो किरदार हैं वो यथार्थ से ही मिले आपको? देखिए, मैंने बहुत रिसर्च किया है। मैं मीडिया में सबसे ज़्यादा फेलोशिप ले चुकी हूँ, 6-7 रिसर्च किया है मैंने, सब सोशल रिसर्च है सारे। उसके दौरान मैक्सिमम सोसाइटी की औरतों के साथ मेरा संवाद बना है। मतलब टेबल राइटिंग नहीं कर पाई मैं कभी भी लाइफ में। जो सपनों की मंडी है आपकी जो किताब, वो भी आपकी इसी रिसर्च का एक नतीजा है? जी। ट्राइबल गर्ल्स होती हैं, ट्रैफिकिंग बहुत होती है उनकी, इन दिनों बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। तो मैंने इस पर रिसर्च किया था, और इस पर मैं 2009 की बात है, प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थी उस समय, उसकी स्टोरी के लिए मुझे अवार्ड दे चुकी हैं वो, कि मैंने रिसर्च किया था ट्राइबल इलाके में जाके, और उन कारणों की तलाश की थी, सोशियो इकोनॉमिक कारणों की तलाश की थी कि आखिर क्या वजह है कि ट्राइबल लड़कियाँ एक पूरी की पूरी कौम के खिलाफ साजिश हो रही है। किसी भी कौम को खत्म करना हो, सबसे पहले उनकी औरतों को खत्म कर दो, तो ना औरतें रहेंगी ना उस कौम की बढ़ोतरी होगी। तो जल जंगल जमीन, इस समय जंगल पे कब्जे की लड़ाई जब चल रही है, तो जमीनें चाहिए, तो किसको, कौन मरेगा? ट्राइबल मरेगा। ट्राइबल को भगाओ, उनकी जमीनें खाली कराओ, तो उनकी कौम खत्म करो, तो पहले औरतों को खत्म करो। उनकी औरतों को वहां से निकाल के सारे तस्कर, ट्रैफिकर्स, उनको शहरों में भेज रहे हैं काम के लिए। वहां बचे ही नहीं, औरतें ही नहीं, गाँव का गाँव खाली है, स्कूल में लड़कियां नहीं है, लड़के पढ़ रहे हैं, वो सब नशे के शिकार है। यहाँ से लड़कियां कमाती हैं, वहाँ बेचती हैं, वो उन पैसों से घर चल रहा है उनका। तो उन इलाकों में जाके और उन लड़कियों से बात करके उनके घरों के हालात देखे, पूरा इकोनॉमिकल रिसर्च है मेरा, उस पर फिर मैंने काम किया इस पे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल करता है कई बार। ये तो बात है आपकी रिसर्च की और आपकी सोच की। अगर हम बात करें आपकी लिखने की शैली की, तो बहुत बोल्ड है। ना केवल आपके विषय बोल्ड होते हैं, पर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करती हैं, जिस तरीके से अपने थॉट्स को आप पिरोती हैं, वो काफ़ी बोल्ड है। आपकी कहानी प्रार्थना के बाहर और जो संग्रह है वो आजकल बहुत चर्चा में है, और उसके अगेंस्ट भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों है? जी देखिए, मैं नई स्त्री की बात करती हूँ। हाँ। हम हिंदी सिनेमा हमसे बहुत आगे है। जब आप क्वीन देखती हैं या मेरे ब्रदर की दुल्हन देखिए, जिसमें नायिका को नायक उसी रूप में एक्सेप्ट करता है जैसी वो है, लेकिन लिटरेचर में अभी भी एक बंद दिमाग वाले लोग हैं जो इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है कि नई लेखिकाएं आई हैं, स्त्रियां आई हैं, वो अपनी भाषा में अपनी बात कर रही हैं। अब तक औरतों के बारे में कौन लिखता था? मर्द लिखते थे, मर्द जानते थे। हम औरतों को लिटरेचर में मर्दों के सहारे जानते थे। अब औरतें इस समय कंटेम्परेरी हिंदी कहानी में सबसे ज्यादा औरतें लिख रही हैं, सबसे ज्यादा, और इस समय उनके लेखन को नोटिस किया जा रहा है, उन पे बातें हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, और उनकी कहानियां सबसे ज्यादा चर्चा में है। मैं ही नहीं, मेरे साथ की बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समय बोल्ड लेखन कर रही हैं। देखिए, बोल्ड का दो मतलब होता है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, या बोल्ड को अश्लील कहें या साहसी कहें, जो साहसी होगा वो अश्लील नहीं हो सकता। आप तय कर लीजिए कि आपकी कहानी बोल्ड है या आपकी कहानी अश्लील है। अगर बोल्ड है, साहसिक है, तो जो साहसिकता है ना, वो वीरता का प्रतीक होता है। इसका मतलब हम बहुत ब्रेव औरतें हैं, हम बहादुर औरतें हैं, जो अपने समय की स्त्रियों की जुबान को, उनकी फीलिंग्स को आवाज दे रहे हैं। यानी जब स्त्री अपनी देह के साथ कंफर्टेबल हो रही है, या जो उसकी जो जरूरतें हैं उन्हें लेकर वो थोड़ा सा वोकल हो रही है, वो बंधी बांधी परिपाटी से बाहर निकल रही है, तो आपको लगता है कि ये बाकी समाज को स्वीकार नहीं है? देखिए, सिनेमा में तो स्वीकार कर रहे हैं। रिवॉल्वर रानी फिल्म रिलीज हुई है, सबको स्वीकार होगा। आप देखिएगा, सिनेमा में तो हम सह लेते हैं, लिटरेचर में नहीं बर्दाश्त कर पाते। भाई, औरतों की दुनिया है। औरतें अपने आप को लेके, अपने देह पे अपने मालिकाना हक को लेके अगर एक्टिव है, अवेयर है और कुछ कहना चाहती है, तो आप उनको कहने की इजाजत तो दीजिए। हम लिटरेचर में एक सेक्स वर्कर का भी दीन ईमान होता है, वो भी किसी कहानी की नायिका हो सकती है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना सौदा नहीं करती है। पूरी सोसाइटी मिलके उसको इतनी तकलीफें, इतनी यातना देती है कि उसको इस तरफ कदम बढ़ाती है। अगर आपकी कहानियों में साहसी औरतें आती हैं, अगर नायिका बनती है, मंगल पांडे फिल्म में अगर एक सेक्स वर्कर नायिका के तौर पर आती है, तो आपकी कहानी में भी आती है। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं कि स्त्री अपनी देह को लेकर कंफर्टेबल है और बात कर रही है। हमको पूरी परंपरा है, लेकिन क्या
चूंकि महिलाएं लिख रही हैं इसलिए इस पर बवाल होगा। अगर आप लिख रहे हैं, पुरुष लिख रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं तो उठता। इस आलोचना को से आपका हौसला और बढ़ता है? देखिए, आलोचना जिस दिन औरत चौखट लांघती है उसी दिन से आलोचना के केंद्र में आती है। तो हम औरतें अगर आलोचना की परवाह करने लगी तो हमारा काम हो लिया, फिर हमें किचन तक ही समेट दिया जाएगा। लेकिन हमें इस बारे में सोचना ही नहीं है। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किसी निंदा की परवाह नहीं है। हमें वो लिखना है जो हम चाहते हैं। हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी साहित्यिक समझ है, हमारे पास साहित्यिक विवेक है और हम उस अपनी नजरिए से लिख रहे हैं। एक न एक दिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बेहतर हो आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर ले। हमें तो वही लिखना है जो हमने अपने समय का सच देखा है और अपने समय का सच लिखना लेखन की सबसे पहली शर्त होती है। सही बात, कंटेम्प्रेरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कविता जितना हक उस संग्रह में क्या है? देखिए, कविता जितना हक मेरा पहला कविता संग्रह है जी। जो रुमानी एज होती है ना 16-17 साल की, उसमें सबसे पहले एक राइटर या जो हिंदी पट्टी के लोग होते हैं कविता आती है। कविता से धीरे धीरे आप दूसरी तरफ रुख करते हैं। तो कविता जितना हक मेरी रुमानी दिनों की, उसमें प्रेम कविताएं हैं छोटी छोटी, लेकिन वो बहुत मजी हुई कविताएं नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं और दुनिया खुलती है आपके लिए। जब मैं कस्बे में थी तब का संसार छोटा था, मैं महानगर में हूँ। तो वो उस दौर की रुमानी कविताओं का एक संग्रह है। बाद में मैं कविता मुझसे छूट गई, क्योंकि मैं फिर दूसरे जर्नलिज्म में आके फुल टाइम वो काम, तब शायद थोड़े से इज्म आते चले गए और काफी सारा फेमिनिज्म जाहिर है कि मेरा मूल एजेंडा है, चाहे लिटरेचर के थ्रू या जर्नलिज्म के थ्रू। तो मैं फेमिनिज्म के अपने मूल एजेंडे पर आगे बढ़ती चली गई। स्त्री आकांक्षा के मानचित्र ये आपके अपने लेख हैं या दूसरे राइटर्स के लेखों का संग्रह? स्त्री आकांक्षा के मानचित्र मेरे अपने लेख हैं जो सामयिक प्रकाशन से, मेरी सबसे पहली किताब है। और पहली कहानी की किताब भी एक पहली है, प्रार्थना के बाहर जी। और स्त्री विमर्श की पहली किताब है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। तो जाहिर है पहली किताब से आपको पहले इश्क जैसा ही इश्क होता है। तो मुझे उस किताब से बहुत लगाव है, क्योंकि उसमें मेरा सारे दुस्साहसी लेख कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श को, स्त्रियों के अधिकारों को लेके जो सबसे ज्यादा मैंने लिखा है एग्रेसिव, वो उसी किताब में वो लेख शामिल है। तो नागपाश में स्त्री भी उसी फेमिनिज्म की झलक है? जी, नागपाश में स्त्री को लेकर जो समाज का दोहरा रवैया और दोहरे मानदंड है और नैतिकता को लेकर स्त्रियों को जो हमेशा घेरे में लिया जाता है, उसके विरुद्ध मैंने कुछ देश की 15-20 लेखिकाओं से लिखवाया। और आप उस किताब में आप देखेंगे कि सारी स्त्रियों का सुर एक सा है, चाहे वो किसी क्लास से आई हो। तो नागपाश में स्त्री नैतिकता जो है वो नागपाश है, जो स्त्री को अपने शिकंजे में, अपने बाहुपस में भर के दम, अब तक औरतों का दम ही घुटता रहा है। तो ये इनमें जितने लेख है नागपाश में स्त्री, उसके विरुद्ध है सारे के सारे लेख। आपने जब लेखन की शुरुआत की, जैसे आपने कहा कि जो आपका काव्य संग्रह है उसमें रुमानियत ज्यादा थी, बाद में जब दुनिया देखी, तजुर्बा हुआ, तो आपकी सोच और लेखनी दोनों बदली। तब से लेकर आज तक में क्या एक चीज है जो आप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखती हैं कि बिल्कुल बदल गई है? देखिए, हम लोगों ने जब जिस माहौल में काम शुरू किया था तब पुरुष विरोधी नजर आते थे। और हम भी पुरुष विरोधी हो गए थे। लेकिन स्त्री विमर्श का लक्ष्य दूसरा है। स्त्री विमर्श का मतलब लोग लगाते हैं पुरुषों का विरोध, ऐसा नहीं है। स्त्री विमर्श का लक्ष्य है पुरुष को साथी के रूप में देखना, और पुरुष भी स्त्री को साथी के रूप में देखे और आंख में आंख मिला के बात करे, उसको बराबरी का दर्जा दे। स्त्री विमर्श का लक्ष्य है एक स्त्री दूसरी स्त्री की उपलब्धियों को गर्व से देख सके, ये है लक्ष्य। तो मेरी सोच में ये चेंजेस आए हैं कि हम पुरुषों से नहीं लड़ रहे, हम पुरुषवादी मानसिकता से लड़ रहे हैं। और हमारी असली लड़ाई मेंटेलिटी से है, किसी व्यक्ति से नहीं। हम पुरुष के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमें साथ चलना है, हमें उनका साथ चाहिए, साथी के तौर पे चाहिए, स्वामी के रूप में नहीं चाहिए। क्या बात है। स्त्रियों को साथी की जरूरत है, मालिक की जरूरत। जब हम कंटेम्प्रेरी हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम है राजेंद्र यादव जी का, जो पिछले वर्ष हमें छोड़ के चले गए। वो आपके भी बहुत करीबी थे, आपके मित्र रहे, आपके गुरु रहे। आपने उनके साथ बहुत एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें अलग अलग लेखिकाओं ने उनके बारे में क्या सोचा, तो उस किताब के बारे में बताइए। 23 लेखिकाएं और राजेंद्र यादव हिंदी की पहली किताब है। जिस साल ये छपकर आई उस साल बेस्ट सेलर हुई थी ये किताब जी। 2 वजहों से। एक तो हिंदी में अपने तरह की अकेली किताब है, इसका लेआउट से लेके सब कुछ अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। पहली बार इंडियन हिंदी पट्टी में किसी एक लेखक के ऊपर देश की 23 मशहूर लेखिकाओं ने अपनी राय, अपने विचार उनके बारे में लिखे हैं।
इस किताब को करते समय बड़ा आनंद आया, क्योंकि राजेंद्र यादव वो इंसान थे जिनके बारे में एक शेर है कि एक आदमी में होते हैं कई कई आदमी, जब भी देखना बार बार, हाँ 10-20 बार देखना। हाँ। तो राजेंद्र यादव इतने आसान व्यक्ति नहीं थे कि आप उनको आसानी से पहचान लें। उनके कई शेड्स थे उनकी पर्सनालिटी के। हम लोग बहुत करीब रहे उनके, तो हमने उनको जाना है। लेकिन इस किताब को करने में भी उन्होंने बहुत आसानी से हाँ नहीं की। मेरा बड़ा कड़ा इम्तिहान लिया और उनकी पाठशाला में काफ़ी टाइम मुझे रहना पड़ा, तब जाके ये काम मिला। हाँ। इस काम को करते समय बहुत आनंद आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जाना जो स्त्री विमर्श का प्रथम पुरुष है, जिसने लिटरेचर में और मीडिया में एक साथ जिंदा किया स्त्री विमर्श को। हाशिए पे पड़ी हुई औरत को केंद्र में अगर कोई लाया, लिटरेचर के केंद्र में, तो राजेंद्र यादव ने। हाँ। तो उनके आंदोलन से दलित, मुस्लिम और स्त्री विमर्श 3 आंदोलन एक साथ शुरू हुए। हालांकि इसकी आलोचना वो लोग करते हैं जो नहीं चाहते कि ये जो दलित और पिछड़े लोग हैं वो केंद्र में आए जी। स्त्री भी थी, स्त्री केंद्र में आ गई। तो आज जो कुछ भी आपको लेखन में दिख रहा है बूम, और स्त्रियां अचानक छाई हुई है इस समय, इसमें आप काउंट कर लें, पुरुष लेखक कम दिखेंगे आपको, मैक्सिमम औरतें। सोचिए औरतों के भीतर कितनी आग थी जी, कितनी ज्वाला थी, कहाँ दबा हुआ था वो, कहाँ दबी हुई थी वो चिंगारी, कि जैसे ही मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, वो सब भड़क उठी। अब ये प्लेटफॉर्म तो है, हिंदी में लिखा भी जा रहा है, पर प्रमोशन और ग्लैमर जी कितना ज़रूरी समझती हैं, स्पेशली अगर आप चाहती हैं कि रीडर्स तक हिंदी बुक्स पहुँचे? देखिए, इस समय फेसबुक, सोशल साइट्स बहुत बड़ा जरिया है पहुँचाने के लिटरेचर, तो बहुत सारे लोग उस पर हैं, महिलाएं भी हैं जी। लेकिन प्रचार बहुत बड़ी चीज़ है, और हिंदी पट्टी के लोगों की बहुत बुरी आदत है, वो किताब खरीदते नहीं, वो उम्मीद करते हैं कि लोग उनको किताब भेंट करें। तो पठनीयता का संकट है, और पाठक बहुत है, बहुत ज़्यादा पाठक है, और खासकर हिंदी बेल्ट में आप देखें तो किताबें खरीद कर पढ़ते हैं। लेकिन लिटरेचर में लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो किताब उनको आप दें तो आप बांटे किताब, उनको फ्री दें किताबें, तब नहीं तो पाठक किताबें खरीदते हैं। लेकिन आप कुछ भी लिखें, उसको मैसेज के साथ कैसे जोड़ें जी, ये तो आपके हाथ में है। तो हमेशा लिटरेचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लास के लिए नहीं, मास के लिए। जब महिला चाहे किसी भी फील्ड में हो, पुरुषों के साथ काम करती है, उसके लिए लॉबिंग करना, पीआर करना कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं, महिला उस तरह कर नहीं सकती। देखिए, मीडिया में भी अगर महिला वैसे लॉबिंग करती, पीआर करती, तो संपादक बड़े बड़े अखबारों में एडिटर होती। आप उठा के देख लीजिए, एक नाम के बाद आपको, जैसे एक इंदिरा गांधी, एक मृणाल पांडे, इसके बाद पूरा खाली है, कोई एडिटर नहीं किसी अखबार में। औरतें लॉबिंग नहीं कर सकती, औरतें पीआर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि औरतें सिर्फ काम कर सकती नहीं, औरतें सिर्फ और सिर्फ काम कर सकती हैं। टैलेंट से भरी हुई औरतें, ऊर्जा से भरी हुई औरतें सिर्फ परफॉर्म कर सकती हैं। आप मंच पे अभिनेता से ये उम्मीद करें कि वो दर्शकों को वहीं से कहे कि तुम मुझे सराहो या तुम मुझे एक्सेप्ट करो, ऐसा संभव नहीं है। औरतें बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, आप उनसे काम लीजिए, वो काम करती हैं। लेकिन आप उनको अवसर ही नहीं देंगे। सारे अवसरों पे तो मर्द बैठे हैं, उनके लिए अवसर कहाँ है? क्योंकि वो पीआर नहीं करती, वो लॉबिंग नहीं करती, वो किसी लॉबिंग का हिस्सा नहीं है, वो किसी बड़े घराने से नहीं आई है, इसलिए उनको अवसर नहीं मिलेगा। औरतों के लिए ग्लास सीलिंग है ऊपर, अभी भी है। आप जैसे आगे बढ़ती हो ग्लास सीलिंग से टकराती है, अभी भी है, आज भी है। अभी 10 मिनट पहले तक तो स्थिति नहीं बदली थी। औरतों के लिए लिटरेचर में भी और मीडिया में भी ग्लास सीलिंग है, इसके ऊपर बढ़ना। किसी औरत का मठ देखा है आपने? राजेंद्र यादव हो, चाहे नामोर सिंह हो, बहुत सारे साहित्यकार हैं बड़े, सबका अपना अपना एक ग्रुप है, पर ये है कोई गैंग ही नहीं, कोई मठ ही नहीं। पर ये जो एक बेलाग और ये जो एक बिंदास आपकी आवाज़ है, ये आपकी किताबों के ज़रिए सामने आती रही है और आगे भी आती रहेगी। और आज जितना मुखर होकर आपसे बात की, हमें उतना ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया गीताश्री। मैं आज आपको अपनी कहानी विशेषर बो की प्रेमिका का एक अंश सुनाना चाहती हूँ, जो मेरी किताब नीला स्कार्फ से है। नीला स्कार्फ 12 कहानियों का संग्रह है और विशेषर बो की प्रेमिका मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। अंधेरे में बैठे बैठे विशेषर बो का मन उकता गया है, लेकिन कदम हैं कि न घर की ओर बढ़ते हैं न पीछे लौटते हैं। घर में कोई इंतज़ार नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, और जहाँ से लौटी है अभी, वहाँ शादी के बाद का उजड़ा हुआ पंडाल है। अब लेन देन और नवकी कन्या के रंग रूप की जुगाली करती बची खुची मेहमान औरतों को चाय पानी पहुँचाने की विशेषर बो की इच्छा एकदम मर गई है। एक बड़की कन्या के पायताने बैठने का उपाय हो सकता है तो उनकी कोठरी में भी
आज की रात बड़का बाबू लौटेंगे शायद। वैसे ऐसा क्या दुख है कि बड़की कन्या को जहर खाना पड़ गया? बैसाख की अटगट चांद वाली रात नीम के ऊपर से होते हुए धीरे धीरे पोखर की ओर बढ़ती जा रही है। यूं तो अपने गांव में कोई खतरा नहीं, लेकिन भटकती आत्माओं पर किसका वश चलता है? नीम के पेड़ तले चुड़ैलों के हमलों से तो मुरारजी भी रक्षा करने से पहले 4 बार सोचेंगे। ख्याल का रुख बदलते ही बूढ़े नीम ने भी अचानक अपना रूप बदल लिया है और किसी कामुक बुढ़े की तरह अपनी डाल झुका झुका कर नीचे बैठी औरत को छूने के बहाने ढूंढ रहा है। जाने क्यों बिसेसर बो को लग रहा है कि एक जोड़ी चमकीली आंखें उसकी पीठ से चिपकती जा रही हैं। ये सोचते ही बिसेसर बो के पूरे बदन में झुरझुरी फैल गई है और वो एक झटके से घर जाने को खड़ी हो गई है। उमस भरी उस रात में झूम झूम कर चलती पुरवाई के बावजूद नीम के तले खड़ी बिसेसर बो के माथे पर पसीना उतर आया है। प्लास्टिक की थैली में हफ्तों की अपनी कमाई थामे वो हाँफती दौड़ती सीधा अपने दरवाजे पर जाकर रुकी है। बिसेसर वहीं है, बिसेसर की अम्मा भी वहीं है। उनकी नज़रें बदली हुई लगती हैं, लेकिन मुमकिन है उसकी आंखों का दोष हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदला है। जहाँ तक नज़रों का सवाल है, पर्दे खुलते भी उसी के दम पर हैं और भ्रम की पराकाष्ठा भी उन्हीं में होती है। उस रात रेंगनी के कांटों से चुभते दर्द पर बिसेसर के हाथ अच्छे लग रहे हैं उस रात रेंगनी के कांटों से चुभते दर्द पर बिसेसर के हाथ अच्छे लग रहे हैं उसको, लेकिन रात की वीरानी को एक दिया कहाँ जीत सका है भला। बिसेसर तुरंत मुद्दे पर आ गया है। उस द्वार आंगन का बहुत एहसान है हम पर, बिसेसर कहता है तो, लेकिन उस द्वार आंगन का बहुत एहसान है हम पर, बिसेसर कहता तो है, लेकिन फूस की छत को एकटक निहारती, वहाँ से झांकती रात की मुफलिसी पर तरस खाती बिसेसर बो अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं देती। हम मालिक लोग की बात नहीं काट सकते। बिसेसर की आवाज़ में एक किस्म की बेचारगी है जिसे भांप कर बिसेसरा बो को गुस्सा आ जाता है। मांगे हैं हम किसी से कुछ भी हाथ फैलाकर? काम करते हैं, चमचाई नहीं करते, किसी को देखकर ही नहीं करते, किसी के साथ मिलकर उसी परिवार में दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते, देख हटाकर मन मारकर चाकरी कर रहे हैं। अब और क्या करें, जान दे दें क्या? बिसेसर बो झटके में उठकर बैठ गई है। जाने क्यों बड़की कन्या का सोचकर उसके भीतर कोई हुक सी उठी है। वो तो चाकर है, अपमान उसकी नियति है। बड़की कन्या किस बात के लिए अपमानित की जा रही है? नई कन्या की घर भराई के बाद मलकाई ने बड़की कन्या को चुमावन के लिए बुलाया तक नहीं था। कोठरी में बहुत देर तक रोती रही थी बड़की कन्या। बड़का बाबू ने बुलाया है तुझे चंपा, देख मना मत करना, अम्मा भी कहती है कि तुझे मना नहीं करना चाहिए। बिसेसर अचानक मुद्दे पर आ गया है। बुलाए हैं मने? हम कल काम पर जा ही रहे हैं, घर का ब्याह शादी निपट गया तो क्या, अंगना लीपने पोतने के काम से छुट्टी थोड़े ना मिल गई है हमको। अंगना में नहीं, कामतपुर बुलाए हैं तुमको। कल दिन का काम निपटा कर चली जाना थोड़ा। अंगना में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको मालूम है कामत पर गेहूं दौनी का काम चल रहा है। बिसेसर बात अपनी पत्नी से कर रहा है, लेकिन देख अलगनी पर लटकते कपड़ों की ओर रहा है। हालांकि जो इज्जत उसने अभी अभी अपनी ज़ुबान से निकले हुए शब्दों से तार तार की है, उस इज्जत को अलगनी पर पड़े ये पुराने चीथड़े कपड़े कहाँ तक ढक पाएंगे। बिसेसर बो यानी चंपाकली जहाँ बैठी है वहीं जड़ हो गई है। हवा थिर है, चंपाकली थिर है। अधकड़े चांद वाली रात शून्य की परिक्रमा कर रही है। संभव है परिक्रमा करते हुए बिसेसर के दरवाजे पहुंची रात अभी अभी कही हुई इसकी बात सुनकर शर्मा कर लौट भी जाए, लेकिन रात को शर्म नहीं है। ज़मीन, दौलत, औकात, पहचान, स्त्री, अधिकार सब बंधक हैं। ताकतवरों के रसूख वालों के बंधक। रात भी उनकी बंधक है, शर्म और इज्जत भी। रेंगनी के कांटों की चुभन बिसेसर बो की आंखों में उतर आई है। शरीर जड़ हो गया है, उसकी अंतरात्मा से कोई आवाज़ निकलती नहीं है, किसी को धिक्कारती नहीं है वो, न किस्मत को, न बिसेसर को, और न ही बड़का बाबू को, जिनका इस रूप में आया प्रणय निवेदन बड़की कन्या की बदहाली की सारी परतें उघेड़ देता है। बिसेसर वो कुछ नहीं कहती, कोई जवाब नहीं देती। बिसेसर से थोड़ा सा अलग हटकर सो जाती है बस। छाया की भांति उम्मीद का पीछा करो तो यही होता है। परछाई जीता जागता इंसान नहीं होती और बंजर उम्मीद की कोख से अंकुर नहीं फूटते।
बिसेसर वो कुछ नहीं कहती, कोई जवाब नहीं देती। बिसेसर से थोड़ा सा अलग हटकर सो जाती है बस। छाया की भांति उम्मीद का पीछा करो तो यही होता है। परछाई जीता जागता इंसान नहीं होती और बंजर उम्मीद की कोख से अंकुर नहीं फूटते। जिंदगी की खुली खिड़की पर उतरते गिरते रहे थे मौसमी किस्से पर्दों की तरह, और गमलों में खिलते झरते रहे थे नज़्मों के फूल। अपने आंगन में बैठी लड़की धुंध के बदन पर मलती रही थी कविताओं की धूप, और सामने लटकती तारों पर घर की औरतें डालती रही थीं धुली हुई रंग बिरंगी कहानियों की चादरें हर सुबह। एक नीला स्कार्फ ही था कि निकला था किसी अलमारी से बड़े दिनों बाद, भूले भटके कहीं।